कबर्ड के आगे खड़े रह के मैं सोचता तो ऐसे हूँ जैसे मैं चेस्ट डे पे कोई दूसरा स्ट्रिंगर पहनने वाला हूँ अभी। ये मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें प्रॉपर ये कट है एकदम, यहाँ से सिर्फ इतना ही कट है। तो इसमें जब मैं किसी भी तरह का वो स्क्वीज करता हूँ या मैं मिरर में अपने आप को देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा दिखता है मुझे यहाँ से। और ये मुझे देखना ऐसे पसंद है, जब मैं ऐसे करता हूँ तो अच्छा लगता है। बाकी जो मेरे पास स्ट्रिंगर्स है, स्ट्रिंगर आई थिंक 2 या 3 ही है मेरे पास। एक वो ब्लैक वाला है चैंपियन का वो, और एक पुराना वाइट एमटीवी का है जो मेरे बहुत ही पुराने वीडियोस में था। वो मैंने पहनना भी बंद कर दिया है काफी टाइम से क्योंकि उसमें वो पता नहीं काफी बड़ा था ऑलरेडी साइज में। तो बाकी जो स्लीवलेस है वो टैंक वाले स्लीवलेस है, जैसे उसमें सिर्फ शोल्डर वाला पार्ट भी कवर्ड होता है और नेक यहाँ तक होती है। तो बाकी सारे स्लीवलेस वो वाले हैं। तो वो मैं किसी भी चेस्ट डे, आर्म डे, अरे आई एम सॉरी, आर्म डे या बैक डे पे पहन सकता हूँ ऐसे हैं। तुम लोग ना जिम जाओ ना तो एकदम बढ़िया तैयार होके जाओ, फ्रेश होकर जाओ प्रॉपरली एकदम। तुम मुझे देखोगे तो मैं हर बार, तुम लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो मैं हर बार अपने कपड़े मैच करने का ट्राई करता हूँ। मैं ऐसे टी शर्ट्स पहनता हूँ जो मुझे बहुत पसंद हो। ऑब्वियसली जिम में मैं बाहर के कपड़े पहन के जिम जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर जितना तुम ऑलरेडी अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट और बेटर फील करते हो, जैसे कुछ कपड़ों में हम सबको पता है कि हमें कुछ आउटफिट्स में बेटर फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, और हम मेजोरिटी ऑफ द लोग हम जिम इसीलिए जाते हैं ताकि हम अपने आप को किसी भी तरह से इम्प्रूव कर सके, राइट। अपने आप को थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस दे सके हम बाहर की दुनिया में या तो फिर वहां की दुनिया में, किसी भी तरह का वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट है हमारे लिए। तो वहां पे मेरा ये मानना है कि तुम जितना बढ़िया तैयार होके जाओगे, जितने अच्छे अपने फेवरेट आउटफिट्स पहन के जाओगे, तुम्हें जिम में भी उतना ही कॉन्फिडेंट फील होगा। और वो थोड़ा सा, शायद आधा परसेंट, 1% का भी, हाफ का हाफ, वो तुम्हारे इनडायरेक्टली लिफ्ट्स इंप्रूव करेगा। तुम अपने आप को चेकआउट करोगे मिरर में कि ओके मैं अच्छा लग रहा हूँ, नाइस, कि पंप अच्छा आ रहा है, क्यों ये टी शर्ट में मैं काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ, कि चलो जाके अब लिफ्ट करते हैं। अच्छा फील होगा। अपने बारे में जितना अच्छा फील करोगे वहाँ पे भी उतना अच्छा फील होगा, और वहाँ पे जितना अच्छा फील होगा उतना ही बाहर की दुनिया में तुम्हें ज़्यादा अच्छा फील होगा। साइकिल है ये जो मैंने बनाया है, ये शायद मेरा तो यही मानना है। मैं इसीलिए, तुम नोटिस करोगे कि बहुत ही डिफ़ॉल्ट और स्पेसिफिक शर्ट्स और शॉर्ट्स, ट्रैक्स, ये सब पहनता हूँ। जैसे लेग डे पे मेरा फिक्स होता है 2 शॉर्ट्स, अभी भी ब्लैक वाली तो अभी अभी आई है जो मैं हैम और ग्लूड वाले लेग डे पे पहनता हूँ, और जो ऑरेंज शॉर्ट्स है मेरी वो तो पहले मैं दोनों लेग डेज पे पहनता था। ऑरेंज शॉर्ट्स जो है मेरी वो मैं क्वाड एडिशन वाले पे पहनता हूँ। उनके ऊपर भी बहुत ही स्पेसिफिक सिर्फ 4 टी शर्ट है जो रोटेट होती रहती है, और बैक डेज पे एक स्पेसिफिक ग्रीन टी शर्ट है, तुमने देखा होगा, जिसके ऊपर केसी स्टेशन लिखा हुआ है। मैं मैक्स में वही टी शर्ट पहनता आया हूँ। तो वही है यार, मुझे इन कपड़ों में कॉन्फिडेंट फील होता है, तो मैं जिम में जाके और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो लोग पूरा शोल्डर वाला रोटेटर कफ वाला वार्म अप एक डंबल से करते हैं। मुझे पर्सनली स्टार्टिंग से ही एक बैंड यानी कि रेसिस्टेंट बैंड से ये वाला पूरा वार्म अप करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। थ्रू टू थ्रू टेंशन लगता है, जहाँ पे एग्जैक्टली आना चाहिए वहीं पे आता है। तो इसलिए मैं एक डंबल की जगह हमेशा एक रेसिस्टेंट बैंड प्रेफर करता हूँ। स्मिथ इंक्लाइन प्रेसेस, स्मिथ यार एक ऐसा मशीन है ना, इसके बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। एक ज़माना था जब मैं इससे हेट करता था, तब मुझे
इतना नॉलेज नहीं था ऑनेस्टली कि एक स्मिथ मशीन कितना यूज़फुल हो सकता है कुछ कुछ मोमेंट्स के लिए। ऑब्वियसली कुछ कुछ मोमेंट्स के लिए, मेजॉरिटीली मैं प्रेसेस कह सकता हूँ सारे के सारे टाइप के। इसमें अगर तुम फेल भी होने वाले हो तो हर जगह पे ऑलमोस्ट क्या 5-5 6-6 इंच के वो हुक्स दिए होते हैं, तो तुम वहाँ पे अटका सकते हो। यू कैन लिटरली प्रेस इन द मशीन के इतना, अगर तुम फटीक के लेवल पे होगे तुम जान लगा के धक्का मार दो, वो उसका बार पाथ चेंज नहीं होगा। तुम मशीन में धक्का मार दो वो सीधा ऊपर ही जाएगा फिर भी। बस वही चीज़ इस मशीन की बेस्ट बात है कि बहुत ही सेफ़ है। ये चीज़ बचपन में तुम अगर 16-17 साल के हो तो तुम्हें उतना आइडिया नहीं है, और तुम बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, तो तुम्हें एक पॉइंट पे इससे नफ़रत होगी। तुम्हें लगेगा कि है ये क्या नूब लोग यूज़ करते हैं स्मिथ मशीन। मेरा यही एक्सपीरियंस था, मुझे यही लगता था क्या है इसका तो वेट ही नहीं है, ये कौन यूज़ करता है। उसके बाद मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके नहीं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेफ मशीन। इसमें जैसा प्रोग्रेस होगा वैसा प्रोबेबली एक रेगुलर बारबेल बेंच प्रेस में नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर तुमको पीआर सेट करना है, तुम्हारा गोल है कि तुम्हें वो स्ट्रॉन्ग मैन बनना है या तो फिर पावर लिफ्टिंग करना है, तो एक रेगुलर बेंच बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं रैंडमली, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए शायद मैंने एक पीआर अटेम्प्ट नहीं किया बेंच पे, मगर रैंडमली मैं वो भी ट्राई करता हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। अगर तुम ऐसे ही फ़न के लिए करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। ये जो भैया है यहाँ पे अभी सीन में, ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ सुपर नाइस। मैंने उनकी हेल्प के लिए मांगा नहीं था, मैं चाहता नहीं था वो मुझे आके हेल्प करे, उन्होंने की भी नहीं क्योंकि मैंने उन्हें छोटा सा कॉल दे दिया था कि भाई मत करना, कुछ मत करना, कुछ मत करना। मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था यहाँ पे क्योंकि मैंने इसके पहले के सेशन में भी 12 रैप ही लगाए थे और इस सेशन में भी मैं 12 ही लगा पाया। उसके बाद मैंने कहा छोड़ो, 20 सेकंड का ब्रेक ठीक है और मैं और रेप्स लगाऊंगा चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। ग्राइंड सेट 100% फेलियर होना चाहिए या 100% से ज़्यादा फेलियर होना चाहिए। उसी वजह से मैंने कहा ओके लेट्स डू इट। स्मिथ मशीन वहीं पे काम आता है। अगर मैं इस पॉइंट पे एक बारबेल बेंच प्रेस पे शायद 12 रेप्स के बाद फेल हो जाता तो मैं एक ही रेप एक्स्ट्रा निकाल पाता 20 सेकंड या 30 सेकंड के ब्रेक के बाद भी। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि अगर सेफ़र मूवमेंट्स और हाइपरट्रोफी के लिए तुम यूज़ करना चाहते हो तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस सेशन में हमें मिले 12 रेप्स विथ अ 20 सेकंड ब्रेक और उसके बाद 3 और रेप जो मैं यहाँ पे अटका, यहाँ पे सॉलिड। आई मीन डिसेंट था। लास्ट सेशन भी मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने 12 रेप अपने आप लगाए थे, उसके बाद मैंने 30 सेकंड्स का ब्रेक लिया था और फिर मैंने 4 रेप और मारे थे। आज मैंने 12 रेप अपने आप मारे, उसके बाद मैंने सिर्फ 20 सेकंड का ब्रेक लिया और मैंने 2 या 3 शायद एक्स्ट्रा और मारे। फेयर इनफ मैं कहूँगा। मैं मगर फिर भी चाहता हूँ कि मैं विदाउट एनी ब्रेक डायरेक्टली 15 रेप लगाऊँ, एटलीस्ट 15 नहीं तो फिर एटलीस्ट 14। मैं 15th पे फेल होऊंगा देन आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ फाइन विद इट। मगर उसके बाद ही हम 2.5 का एक अपग्रेड करेंगे दोनों साइड, तो दैट विल बी 35 kgs, सॉरी 65 kgs टोटल। लेट्स गो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, केबल फ्लाइज। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज केबल फ्लाइज, मुझे बहुत पसंद है ये चीज़। इसके एग्जैक्टली तुम लेफ्ट साइड अगर वीडियो में देखोगे तो वो लैटरल रेजेस वाला मशीन है जो मैंने बहुत पहले तुम्हें बताया था मेरे बहुत पुराने वीडियोस में, व्लॉग्स में। जब मैं जिम में शिफ्ट हुआ था तब मैं वहाँ पे लैटरल रेजेस भी अटेम्प्ट करता था। उसी मशीन को अगर मैं पूरा वो एंगल घुमा के ऊपर ले जाऊँ तो वो एक काइंड ऑफ केबल प्रेस, केबल फ्लाई जैसा वर्क करता है वो। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आज मैंने जिम में देखा था कि एक सर है जो हमारे ट्रेनर वो यूज़ कर रहे थे, तो मुझे कभी मन हो जाता है ट्राई करने का ऐसा वैसा टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें। मगर ऑब्वियसली केबल फ्लाइज अपनी जगह पे वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट है। काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलेगा तुम्हें अगर तुम नहीं करते हो, मशीन यूज़ करते हो। मशीन ऑब्वियसली एक सेफ़ चीज़ है, एक फिक्स्ड मूवमेंट देता है तुम्हें, मगर अगर तुम्हें अपना नेचुरल पाथ भी जानना है, तुम जानना चाहते हो कि ओके तुम्हारे लिए एक प्रेफरेबल मूवमेंट फ्लाई वाली चीज़ में क्या हो सकता है, तो तुम्हें केबल से पता चलेगा कि ओके मुझे इस मूवमेंट में ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच मिलता है, इस पोजीशन से ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, तो मैं ऐसे करूँगा। उसी वजह से, क्योंकि मुझे एक मशीन फ्लाई भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं केबल फ्लाइज भी करता हूँ एक सेट, और एक सेट लास्ट में मशीन फ्लाइज का भी करता हूँ। मशीन फ्लाइज में वही मुझे एक स्क्वीज़ बहुत अच्छा मिलता है और केबल फ्लाइज में वही मुझे एक स्ट्रेच बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, इसलिए मुझे दोनों चीज़ें करनी पसंद है, तो मैं दोनों चीज़ें करता आऊँगा। नथिंग कैन स्टॉप मी। हाँ हाँ। ओके, मूविंग ऑन। इसमें मुझे मिले थे 11 रेप, वैसे अगर तुम लोगों ने गिना हो तो।
सॉरी, मुझे 11 नहीं 12 रेप मिले थे। मैंने गलती से नोट्स में इसके पहले वाले सेशन का देख लिया, मुझे 40 kg से 12 रेप्स मिले थे। हाँ जी, यस। सो 12 इट वॉज केबल फ्लाइज पे। नेक्स्ट लव हेट रिलेशनशिप है इस मशीन के साथ मेरा, मशीन चेस्ट प्रेस। इस सेशन में अनफॉर्चुनेटली मुझे 90 kg से सिर्फ 7 रेप मिले। उसके बाद मैंने फिर से 20 सेकंड का ब्रेक लिया मशीन पे बैठे बैठे, और मैंने एक 1.5 यानी कि 1.5 रेप और मारा। मुझे सही में कोई आइडिया नहीं, जिस दिन मैं बाकी सारे मतलब स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइजेस में ज़्यादा पुश कर पाता हूँ, उस दिन मैं ये मशीन पे कम पुश कर पाता हूँ। मतलब एफर्ट ऑलरेडी इतना निकल चुका होता है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ इस पर। जिस वक्त मैं एक बिना उतने आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पो से ट्रेन करता था, थोड़ा टेम्पो तो होता था, मैं डिनाई नहीं करूँगा, मगर आउट ऑफ कंट्रोल कभी कभी हो जाता था। तब मैं 100 kg से 2 से 3 सेट मारता था, जिसकी रेंज होती थी कभी कभी 7, और मैक्सिमम मैंने 100 kg से 12 रेप्स मारे। मगर इस तरह से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब एग्जैक्टली 1 महीना हो चुका है मुझे कि मैं एक माइक मेंजर मेथड से मेरे सारे वर्कआउट्स फॉलो करता आ रहा हूँ, एक एक सेट टिल फेलियर हर एक्सरसाइज का। मतलब मैक्सिमम मेरे एक सेशन में, जैसे चेस्ट ले लिया तो मैं देखा जाए तो सिर्फ 1 2 3 4 सिर्फ 4 एक्सरसाइजेज हिट कर रहा हूँ, और टोटल सेट हो रहे हैं 4। बेस्ट है, मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ऑब्वियसली। अगर इसमें प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है मुझे तो, मगर ग्रेजुअली ये एकदम ऐसे ये इस तरह से जा रहा है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक। मशीन चेस्ट प्रेस में तो ऐसा ही हो रहा है। केबल फ्लाइज काफ़ी अच्छा जा रहा है, मशीन फ्लाइज काफ़ी अच्छा जा रहा है, उसके बाद स्मिथ प्रेसेस भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो आई एम प्रीटी हैप्पी। हर चीज़ में एक साथ प्रोग्रेस तुम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्या कहते हैं यार, हर चीज़ में तुम प्रोग्रेस एक साथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इट्स फाइन। इसके बाद वाले सेशन की भी नोट्स है मेरे पास, जिसमें मैंने 90 kg से 9 रेप निकाले थे। सो दैट इज़ प्रोग्रेस, है ना। तो ये मेरा ब्रेक यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैंने अपने आप को कहा ओके ट्राई 1 मोर टाइम, एक रैप। वही है, अगर तुम नोट्स लिख रहे हो, तुम अपने लिफ्ट्स ट्रैक कर रहे हो, तो मेरी तरह प्लीज़ इतनी ही ऑनेस्टली अपने नोट्स लिखना। तुमने अगर 9 रेप किए तो 9 लिखो, पिछली बार से कम किए तो उतना लिखो। आगे डिस्क्राइब करो कि तुम्हें उस सेशन में कैसा फील हो रहा था, डिफ़िकल्टी तुम्हारे लिए कैसे थी, तुमने कितना ब्रेक लिया, तुमने उसके बाद ब्रेक लेने के बाद कितने रेप्स अटेम्प्ट किए। जितना ऑनेस्टली नोट्स होंगे उतने ही अच्छे से तुम अपने आगे के वर्कआउट्स लीड कर पाओगे। नेक्स्ट अप पेग फ्लाई। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं दोनों चीज़ें यूज़ करता हूँ, मैं केबल फ्लाइज भी करता हूँ, मैं मशीन फ्लाइज भी करता हूँ। सो वी आर अप पेग फ्लाइज। ये इस सेशन में मेरा प्रोग्रेसिव वेट था इस बार 75 kg। मैंने इसके पहले वाले सेशन में 70 kg से 15 रेप हिट कर लिए थे, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। उसमें मैंने मेरे नोट्स में लिखा है 70 kg 15 रेप्स टफ, वी मूव द वेट अप इन नेक्स्ट सेशन। तो इस सेशन में हम आए हैं 75 kg, और इसमें मैंने निकाले 7 रेप्स। फिर से कहूँगा मिनिमम क्राइटेरिया मैंने अपने लिए सेट किया है 6 रेप, विच इज़ फेयर इनफ इस टेम्पो के साथ। और मैक्सिमम क्राइटेरिया मैंने अपने लिए सेट किया है 15 रेप, विच इज़ ऑल्सो आई थिंक फेयर इनफ। 15 हिट कर लिए तो मैं अगली बार हाई चांसेस है कि मैं जो वेट ऊपर लेके जाऊँगा उस वेट में मैं 6 से ज़्यादा तो मार ही पाऊँगा। बहुत ईजीली तो नहीं कहूँगा, मगर एक डिसेंट डिफ़िकल्टी के साथ मैं 6 क्रॉस कर पाऊँगा, इसलिए मैंने 15 सेट किया है। शायद मैं अपने लिए अगर 10 सेट करता तो मेरे लिए 6 रेप हिट करना भी अगले वो प्रोग्रेसिव वेट से डिफ़िकल्ट हो जाता। उसी वजह से मैंने सोचा 12 भी नहीं 15। मैं अगर 12 क्रॉस कर रहा हूँ तो देर आर हाई चांसेस कि मैं शायद किसी एक्सरसाइजेज में प्रोग्रेसिव वेट के साथ सेम डे पे मैं 8 भी क्रॉस कर लूँ। और ऐसा हुआ है 1 आर्म केबल रोज़ में मैं हर बार मेरे प्रोग्रेशन वेट में 8-9 क्रॉस करता आया हूँ। और सरप्राइजिंगली मैं अगले बैक सेशन में जो वीडियो लूँगा मेरा, जो परसों होने वाला है, मैं उसमें तुम्हें दिखाऊंगा कि हमने 1 महीने में कितना प्रोग्रेस किया है हर एक एक्सरसाइज में बैक डे पे। ओके डन है। मैं हर एक चीज़ में हर एक सेशन का फ़ोन आ रहा है मुझे, सरप्राइज कॉल है। आई विल टेल यू लेटर, यू विल नो लेटर सून इन वन ऑफ द व्लॉग्स के किसका फ़ोन आ रहा है। तो हाँ, मैं अब हर सेशन में तुम्हें मेरा 1 महीने का प्रोग्रेस चार्ट दिखाऊंगा पूरा, रिलेटेड टू कि कौन सा पार्ट हम ट्रेन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा सेशन था ओवरऑल, मैं काइंड ऑफ सेटिस्फाइड हूँ। 50-50 कहूँगा मैं। मशीन चेस्ट प्रेस मुझे अब तक नहीं पता कि वो ऊपर ही नहीं जा रहा, वो सिर्फ 7 से 9 की रेंज में अटक गया हूँ मैं। प्रॉब्लम बिकॉज इसलिए क्योंकि वो मूवमेंट में ऑलरेडी 2 मूवमेंट लगाने के बाद लगा रहा हूँ, और वो बहुत हैवी है, पहले से ही वो बहुत हैवी है मेरे लिए। तो अगर मैं उस चीज़ को शायद फर्स्ट फ्रेशली ट्रेन करूँगा
तो शायद मैं उसमें 10 से ज़्यादा रेस लगा पाऊँगा। फिर वही होगा ना कि अगर मैं उसमें ज़्यादा लगा रहा हूँ तो मेरे पीछे के लिफ्ट्स थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। जो मेरा मेन लिफ्ट है, जो मैं बिलीव करता हूँ, जो स्मिथ चेस्ट प्रेस है वो। बट लेट्स सी, मैं ट्राई नहीं करूँगा। मैं सरप्लस में तो खाते आ रहा हूँ। मैं करंटली 3000 to 3300 कैलोरीज़ के बीच में खा रहा हूँ, जो मेरे मेंटेनेंस से 500 कैलोरीज़ ऑलरेडी ज़्यादा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उस चीज़ को जितना हो सके उतना क्लीन रखूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैट नहीं चढ़ाना मेरी बॉडी पे। मुझे वज़न बढ़ाना है मगर मुझे फ़ैट नहीं चढ़ाना होता, मुझे नहीं अच्छा लगता। और पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं बहुत दिनों से प्रॉब्ली शायद इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा देखने की वजह से, या तो फिर अच्छे जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स है, अभी मैं करंटली मैक्स टेलर लिफ्ट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, जेसी जेम्स को फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। तो उन लोगों को देख के मुझे भी मन हो रहा है कि मैं बहुत एक्सट्रीम कटिंग पे ले जाऊँ। बट एट द सेम टाइम अगर मैं मैक्स को देखूँ तो मुझे पता है कि बल्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं इतने बॉडी फैट पे, करंट मेरा बॉडी फैट परसेंटेज सिर्फ 10 है, इतने बॉडी फैट पे मैं उतना जल्दी मसल गेन नहीं कर पाऊँगा। मैं ऑब्वियसली मैं डर्टी बल्क नहीं कर रहा हूँ, मगर अब मुझे पता है कि बल्किंग इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं स्लोली करते ही आ रहा हूँ। पूरे साल में करते आ रहा हूँ, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा वेट कभी भी 70 kg से ऊपर गया ही नहीं। और पिछले 2 साल से मेरा वेट 70 kg के ऊपर गया ही नहीं। मेरे सिर्फ मसल्स अच्छे दिखने लगे, मगर मैंने मसल मास उतना पुट ऑन किया ही नहीं, वो सिर्फ शेप अच्छा होता जा रहा था। तो अब एक सीरियस नोट पे मुझे और तुम सबको भी, अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो एक ढंग का क्लीन बल्क करना चाहिए। और उसके बाद अगर तुम चाहो तो एक प्रॉपर कट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मेरे लिए मेंटली एक बल्क के लिए प्रिपेयर होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है ऑलरेडी, अभी भी है। मैं चाहे एक सरप्लस में खा रहा हूँ, मगर मुझे मेरे एब्स से इतना ज़्यादा एडिक्शन है और बॉडी डिस्मॉर्फिया भी उतना ही ज़्यादा है। जितने दिख रहे हैं मुझे और चाहिए कि और ज़्यादा डिफाइंड लगे और चिजल्ड लगे, ऐसा सब चाहिए मुझे। मैं एक पॉइंट पे ये सोचने लगा था कि मैं मेरा बॉडी वेट ऑलमोस्ट 67-66 kg तक ड्रॉप करूँ, जो बहुत बुरा हो सकता था मेरे हाइट के हिसाब से, और उसके बाद मैं क्लीन बल्क शुरू करूँ। तो आई थिंक वो गलत होता। मैंने ऑनेस्टली मैक्स के और साकेत के कुछ वीडियोस देखे और मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्लीन बल्क करना ज़रूरी है थोड़ा अभी। मैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं मेरे एब्स से बहुत एडिक्टेड हूँ, मैं एब्स तो रोज़ ही ट्रेन करता आ रहा हूँ काफ़ी सालों से, और मैं करता ही आऊँगा। चाहे मैं एक सरप्लस में हूँ, मैं एब्स ट्रेन करता हूँ। मैं वो चीज़ मैं रोकने नहीं वाला हूँ। तो हाँ, क्लीन बल्क 3000 कैलोरीज, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं 1 महीने में। आज डेट हुई है 31 जुलाई। मैं 1 सितंबर या तो फिर 31 अगस्त को मेरा वेट फिर से चेक करूँगा और हम देखेंगे मैं कहाँ पे हूँ। आज सुबह एम्प्टी स्टमक एग्जैक्टली मेरा वेट था आज 69.7 69.8 जैसा था। तो अब 1 महीने में फिर से हम ट्रैक करेंगे और देखेंगे हम कहाँ जाते हैं। और हाँ, सून कुछ घंटे में, 1 ही घंटे के अंदर मैं थोड़ा और सेक्सी लगने वाला हूँ। हेयर कट करवाने जा रहा हूँ फाइनली। मुझे टेनिस बॉल जैसा फील हो रहा है।